हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम आज के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है। 1 जनवरी से हमने स्टार्ट की थी नए साल के उपलक्ष्य में, और अब ये पूरी 10 साल चलती रहेगी जब तक ये सारे दिन हम कवर नहीं कर लेते। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी आज दिन है, जैसे आज क्या डेट है, 27 जनवरी, 27 जनवरी आज डेट है ना। तो आज के दिन जो भी आज का जो इतिहास होगा, जो भी आज के दिन 21 जनवरी को जो भी इतिहास में कोई भी घटना हुई है, चाहे वो हमारे देश के अंदर चाहे हमारे देश से बाहर, कोई भी ऐसी घटना जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है, इसने कुछ ना कुछ फर्क डाला हो पूरी दुनिया के ऊपर, चाहे भारत के ऊपर डाला हो या कहीं और किसी चीज के ऊपर फर्क डाला हो, ऐसी जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो घटनाएं होती हैं जरूरी होती है पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत बार पेपर और एग्जाम में पूछी जाती है। ये बहुत बार पेपर्स में, कोई भी एग्जाम में पूछी जाती है, ये हमको ये पता होना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को, ज्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, देश के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं हमारे पे, ठीक है, जो हमारे देश के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं घटनाएं। तो पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट क्या है, 27 जनवरी 1556 को, 27 जनवरी 1556 को, 1556 को क्या हुआ था, मुगल बादशाह हुमायूं का निधन। तो जो मुगल बादशाह थे हुमायूं का निधन हुआ था। तो आप जानते हैं हुमायूं कौन थे? हुमायूं जो है दूसरे मुगल बादशाह थे। हुमायूं सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले थे बाबर और उनके बेटे हुमायूं। तो हुमायूं के आज के दिन मृत्यु हुई थी। कब इनकी मृत्यु हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 27 जनवरी को 1556 में। कब हुई इनकी मृत्यु? 27 जनवरी 1556 में। तो इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु किसी युद्ध में लड़ते हुए नहीं हुई थी। इनकी मृत्यु हुई थी, इनको पढ़ने का बहुत शौक था, तो जहां इनका महल था, जहां रहते थे, उसके नीचे इनकी एक पूरी लाइब्रेरी बनी हुई थी। तो वो जो पूरी लाइब्रेरी थी उसमें पढ़ रहे थे। तो ये पढ़ के वापस जा रहे थे, तो सीढ़ियों से इनका पैर फिसल गया था और इनका सर जो है वो सीढ़ी में लग गया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो मैं आपको हुमायूं के बारे में और मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, मुगल साम्राज्य स्टार्ट कब से हुआ, शुरू कब से हुआ? मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ 1526 से। जो बाबर है, बाबर ने जब बाबर को वहां से भगा दिया गया, जहां वो फरांगना का रहने वाला था, वहां से उसको भगा दिया गया, तो उसने सबसे पहले क्या काम शुरू किया? उसने पहले काम किया कि वो भारत को आगे लूटता था। ठीक है, भारत को आगे क्यों लूटता था? क्योंकि वहां से उसको भगा दिया, पैसे थे नहीं, जहां भी रहता था वहां पैसे की जरूरत तो है। तो उसने क्या शुरू किया? पहले भारत को लूटना शुरू किया। तो 5 बार उसने भारत को लूटा। 5 बार उसने भारत को लूटा, 1519 से लेकर 1526 तक। 1519 से लेकर 1526 तक उसने भारत को लूटा। इस लूटने के दौरान उसने एक चीज देखी, कि जो भारत की दिल्ली पर राज कर रहा है, कौन राज कर रहा था उस टाइम पे भारत में? जो दिल्ली थी वहां पे इब्राहिम नहीं, लोधी साम्राज्य था। तो लोधी साम्राज्य का जो राजा था उस टाइम पे कौन था? इब्राहिम लोधी। तो लोधी साम्राज्य उस टाइम पे राज कर रहा था 1526 के दौरान, और उनका राजा कौन था? इब्राहिम लोधी। तो जो बाबर है, जब वो अपनी यहाँ पर रेड करता था, यहाँ पे आके लूटता था, तो उसने इस दौरान ये चीज देखी कि जितने भी लोग हैं किसी के आपस में बनती नहीं है। जितने भी राज्य हैं, राजपूत अलग हैं और आपके ये मुगल्स अलग हैं, और जो छोटे छोटे राज्य हैं वो सब अलग अलग है। ठीक है, और ये जो आपका दिल्ली का जो साम्राज्य है, मतलब जो इस टाइम पे ये दिल्ली सल्तनत वाला चल रहा है साम्राज्य, इसका जो राजा है, लोधी साम्राज्य का जो राजा है, बहुत कमजोर है। तो मैं इसके ऊपर अटैक करके इसको अपने अंदर ले सकता हूँ, इसको कब्जा कर सकता हूँ। तो 1556 में युद्ध शुरू हुआ, किसके बीच में? बाबर ने अटैक किया, किस पे? इब्राहिम लोधी पे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। मतलब पानीपत की जो फर्स्ट लड़ाई थी ना, ये हुई थी किस किसके बीच में? 1526 में हुई थी जो लड़ाई। 1526 में बाबर के बीफोर बाबर और हुई थी आपके इब्राहिम लोधी के बीच में। इन दोनों के बीच में पहली जो लड़ाई हुई थी पानीपत की, ये हुई, और इसको जीता कौन? इसको बाबर जीत गया। बाबर इसको जीत गया, और जब बाबर 1526 में इसको जीत गया तो इसका दिल्ली के ऊपर कब्जा हो गया। दिल्ली के ऊपर इसका कब्जा हो गया, तो इसने अपना वहां पे मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी। कब हुई मुगल साम्राज्य की स्थापना? 1526 में। तो पहला राजा कौन था मुगल साम्राज्य का? बाबर। तो बाबर ने जब पहले जीत लिया एक बार, दिल्ली को तो जीत लिया, लेकिन अब आज जब नई कोई वो बनती है, नई मान लीजिए किसी ने, जैसे मान लीजिए नई कोई सरकार बनी, कोई नया राज्य स्थापित हुआ, तो आसपास के लोग कोशिश करेंगे कि अभी तो ये नया है, तो इस पर अटैक करके हम इसको कब्जा लेते हैं, वरना बाद में इसके और सारे दोस्त बन सकते हैं, फिर ये यहाँ पे बिल्कुल सेटल हो जाएगा। ऐसे होता है ना। तो आसपास जितने भी राज्य थे उन सबने फिर इस पर अटैक करने की कोशिश करी। जैसे इसने लड़ाई लड़ी, फिर कौन सी लड़ाई लड़ी? इसने कन्नौज की लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ कन्नौज इसने लड़ी। बैटल ऑफ कन्नौज किसके साथ इसने लड़ी थी? बैटल ऑफ कन्नौज इसने
कन्नौज नहीं, खानवा, कन्नौज तो बाद में लड़ी थी, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा इसने लड़ी, खानवा की लड़ाई लड़ी। खानवा की लड़ाई इसने किसके साथ लड़ी थी राणा सांगा के साथ, जो राजपूत रूलर थे राणा सांगा जी उनके साथ इन्होंने बैटल ऑफ खानवा लड़ी थी। किसने? बाबर ने, और जो राणा सांगा जी थे उन दोनों के बीच में बैटल हुई थी, जिसमें कौन जीत गया? उसमें बाबर जीत गया। तो ऐसे इन्होंने तीन चार लड़ाई की थी बाबर ने। फिर इसके बाद इसने बैटल ऑफ चांदेरी की थी, फिर बैटल ऑफ घाघरा की थी। बैटल ऑफ घाघरा कब हुई थी? 1529 में, 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुई थी, जहां पे इन्होंने महमूद लोदी को हराया था, महमूद लोदी को जहां पे हराया था। तो जैसे 1526 में तो स्थापना हुई आपकी मुगल साम्राज्य की, और 1529 तक अभी भी लड़ी रहे, 4 लड़ाई हो गई है पिछले 3-4 सालों में। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब अभी साम्राज्य स्थापित हुआ है 3 साल पहले, 4 साल पहले साम्राज्य स्थापित हुआ है। साम्राज्य स्थापित होने के बाद अभी भी लड़ाई चल रही है, अभी भी जो है पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ सब कुछ, और इसी बीच में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? बाबर की। अब बाबर की जब मृत्यु हो गई तो सारा भार किसका आएगा? बेटे के ऊपर। किसके ऊपर आया सारा भार? हुमायूं के ऊपर। और उस टाइम पे हुमायूं थे कुल 21 साल के, 21 साल के हुमायूं थे। बाबर की मृत्यु हो गई तो सारा साम्राज्य किसको संभालना है? हुमायूं को। ठीक है, अभी हुमायूं कुछ सीखे भी नहीं थे। क्यों नहीं सीखे थे? क्योंकि जैसे पैदा हुए थे और थोड़े बड़े हुए, जब तक बाबर को वहां से भगा दिया गया था फरंगा से, तो ये वैसे कुछ नहीं सीख पाए, कैसे राज्य चलाना है, कैसे सबको एक साथ रखना है, ये सब कैसे नहीं सीख पाए। ठीक है, फिर उसके बाद जब 1526 में बाबर ने ये मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो वो उससे पहले हुमायूं को सीख पाते, उससे पहले बाबर जो मर गए, 3-4 लड़ाई करके मर गए। अब दिक्कत क्या थी? हुमायूं को सीख नहीं पाया, इसकी वजह से इसको बहुत कमजोर राजा और बहुत अनलकी भी माना जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे। तो जब बाबर हुमायूं आपके दूसरे बादशाह बन गए, कहां के दूसरे बादशाह बन गए? आपके मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह हुमायूं बना। ठीक है, कब बनाए हुमायूं? राजा कब बना? 1530 में। बाबर की मृत्यु हुई 1530 में, और ये राजा बन गया। कौन? हुमायूं राजा बन गया। कहां का? आपका हुमायूं राजा बन गया, आपका जो बादशाह बन गया, मतलब राजा नहीं बादशाह बोलते हैं यहाँ पे, बादशाह बन गया मुगल एम्पायर का, मतलब मुगल साम्राज्य का हुमायूं। उसके बाद क्या हुआ? जब ये साम्राज्य, इनके 3 भाई और थे, मतलब बाबर के 3 और बेटे थे। ये सबसे बड़े थे हुमायूं। ठीक है, हुमायूं सबसे बड़े बेटे थे और बाबर को सबसे प्यारे बेटे थे। कौन थे? हुमायूं। इनके 3 भाई और थे। इन 3 भाइयों का नाम क्या था? एक का नाम था कामरान, एक का नाम था हेंडाल, और एक का नाम था अक्रशी। ठीक है, एक का नाम था कामरान, एक का नाम था हेंडाल, और एक का नाम था अक्रशी। तो ये जो थे ना, एक मिनट, ये जो आपका था कामरान और अक्रशी जो है, ये तो एक माँ के थे। मतलब बाबर की 3 बीवियां थी। जो पहली बीवी थी उनके हुमायूं थे, जो दूसरी वाली बीवी थी उनके ये दोनों थे, और जो हेंडाल है ये तीसरी वाली बीवी के थे। ठीक है, तो ऐसे करके पूरे 4 भाई थे, और बाबर जो है, ये हुमायूं जो है, इसको बाबर ने राजा बनाया क्योंकि ये सबसे बड़ा बेटा था। अब क्या हुआ? बाबर ये जो हुमायूं जो है ये राजा बन गया, और ये तीनों भाई है ना, मैंने इनका साम्राज्य नहीं बताया आपको। तो हुमायूं का साम्राज्य कब से कब तक था? जैसे बाबर का 1526 से 1530 तक था, ऐसे हुमायूं का कब से कब तक था? यही पता होना चाहिए। हुमायूं का कब से कब तक था? हुमायूं का पहले स्टार्ट हुआ 1530 से, 1530 से ना, बाबर मरा 1530 में, तो हुमायूं का शुरू हुआ 1530 से 1540 तक चला। फिर बीच में साम्राज्य से छीन लिया गया। उसके बाद 1555 से चला, और फिर 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे 1 साल चला, और 10 साल पहले यहाँ पे चला है। तो ये जो बीच में छीन लिया गया था ना इनसे, ये जो राज्य इनका छीना गया था, इसके बारे में हमको बात करनी है बेसिकली। तो जो ये साम्राज्य हारे थे ना बीच में, जो 15 साल है, ये मतलब अगर पूरा देखा जाए, बहुत सारे जो रीजन हम निकालेंगे कि क्या क्या वजह थी जिनपे हारे, तो एक सबसे बड़ा रीजन क्या था? इनके तीनों भाई जो थे, ये था क्या हुमायूं के साथ, ये बहुत दयालु थे। ये ना बहुत ज्यादा वो नहीं करते थे, किसी ने कोई गलती कर दी हो, माफी मांग ले तो उसको माफ कर देते थे, ऐसे थे। तो ये जो इनके तीनों भाई हैं, इनका क्या सिस्टम था? इनका ये सिस्टम था कि ये इन्होंने, हुमायूं जो है राजा है, ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये चीज मानते नहीं थे ये। तो हुमायूं जब भी कुछ होता था, जैसे हुमायूं कहीं और चले गए, किसी और राजा से बात करने चले गए, किसी और राजा से युद्ध पे चले गए, ये तीनों भाइयों में से कोई ना कोई, जहां जो आगरा था, आपका आगरा में रहते थे ये हुमायूं, आगरा दिल्ली ये पूरा इलाका था इनका, तो यहाँ पे अटैक कर देते थे। इनमें से तीनों भाई में से कोई ना कोई अटैक कर देता था। हालांकि जब हुमायूं राजा बना तो हुमायूं ने इन तीनों भाइयों को अलग अलग छोटे छोटे राज्य दे दिए कि आप जो है इनके ऊपर राज कर लो, पर इनसे वो तो संभाले नहीं जा रहे थे, इनसे संभाले नहीं जा रहे थे, और ये बार बार क्या कोशिश करते थे, कैसे भी हुमायूं को हटा के हम राजगद्दी पे बैठ जाएं। ठीक है, तो ये सबसे बड़े कारण थे, इनकी सबसे बड़ा कारण ये तीनों भाई थे, जिसकी वजह से बाबर यहाँ से, ये अकबर, हुमायूं यहाँ से हट गए थे ये 10-15 साल के लिए। क्योंकि जब भी हुमायूं किसी से लड़ाई करने जाते थे तो ये आके पीछे से जो उस पर अटैक कर देते थे, जो आगरा पे या दिल्ली पे जो भी मुगल साम्राज्य था उसके ऊपर, तो उसकी वजह से जो हुमायूं को वापस आना पड़ता था फिर इनको पकड़ने के लिए।
उनको भगाने के लिए वहां से। इस वजह से एक पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या था? पहला रीजन तो इनके भाई थे, या फर्स्ट लिख रहा हूं पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था जब हुमायूं नए नए राजा बने, मैंने बताया कि 21 साल के थे, 1530 में राजा बने, तो एक तो पूरी तरह से साम्राज्य भी स्थापित नहीं हुआ, स्टेबल नहीं हुआ, ठीक है, एक जगह स्थिर नहीं हुआ, क्योंकि बाबर मर गए, उससे पहले वो लड़ ही रहे थे। जब समय आया कि लड़ाई के बाद जब समय आया कि अब जो साम्राज्य है उसको बढ़ाया जाए, उसको स्टेबल किया जाए, सब कुछ स्थिर किया जाए, उस टाइम पे इनकी मृत्यु हो गई। अब जो संभालना है हुमायूं को, संभालना है हुमायूं को, बढ़ाना भी होगा, संभालना भी होगा, और एक साथ लेके भी आना होगा सबको, जो एक साथ सब काम करे। पूरा राज्य है, राजा का काम यही तो है, कोशिश करना जो हमारा राज्य है उसको बढ़ाते रहना। और दूसरा क्या काम है राजा का? दूसरा काम है राजा का बढ़ाते रहना, और जो लोग हैं जितने भी, कोई विद्रोह ना करे, इस चीज को देखना। मतलब कंसोलिडेट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मतलब संभाल के, मतलब एक साथ सब जुड़ के रहे, एक साथ रहे, ये करना। फिर अब क्या हुआ कि जब अकबर ये हुमायूं को करना था ये सब, तो हुमायूं को जो राज्य मिला ना, बाबर के मरने के बाद जो हुमायूं को राज्य मिला, पहले तो वो राज्य क्या था? बैंकरप्ट था। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसके पास पैसे नहीं होते, ठीक है। तो जो राज्य था उसके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे क्यों नहीं थे, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जब बाबर ने ये जो साम्राज्य, मुगल साम्राज्य स्थापित किया, और जो यहाँ पे पैसा था, क्योंकि यहाँ से बार बार लूट के लेके जा रहा था, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग जो अफगान थे और ये जितने भी होते थे भारत से लूट के लेके जाते थे, तो पैसा तो बहुत था भारत के पास, मतलब इनको भी पैसा मिला होगा जब इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, पर इनके पास पैसा नहीं था। तो क्या हुआ, जैसे बाबर जीत गया, जब इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी 1526 में, तो जो लोग थे ना, जहां से आया था, जहां का रहने वाला था, फरंगना का, जहां से इसको भगाया गया था, इसने क्या करना शुरू किया, उनको दिखाने के लिए कि तुमने मुझे भगाया है, देखो, और मैं तो इतनी अच्छी जगह आ गया, मेरे पास इतना पैसा है, मैंने अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर दिया। इसने क्या किया, बहुत ज्यादा पैसे लुटाने शुरू कर दिए। ये वहां पे लोगों को पैसे भेजने लगा, बहुत सारे पैसे, सब पैसे भेजता था, ताकि सब देखें, देखो बाबर को कितना पैसा, बाबर के पास कितना बड़ा है। फिर दूसरा, लगातार युद्ध भी लड़ रहा है, उसमें पैसे लग रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो जो ये था ना आपका जो मुगल साम्राज्य था, इसमें पैसे की बहुत कमी हो गई, बिल्कुल बहुत कम पैसे हो गए थे। तो पहली चीज तो जो हुमायूं को मिला, पैसे नहीं है हमारे साम्राज्य के पास। दूसरी चीज क्या मिली, आर्मी जो है वो स्थिर आर्मी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबर की जो फौज थी, जो बाबर की फौज थी, जो बाबर की आर्मी थी, उसका क्या था कि बाबर जब आपका फरंगना से आ रहा था, तो रास्ते में वो थोड़े थोड़े लोगों को हरा रहा था। देखिए, 4 लड़ाई तो मैंने आपको यही बता दी कौन कौन सी। पहली तो इसने कौन सी लड़ाई लड़ी? पानीपत वाली। फिर दूसरी खानवा वाली। तीसरी क्या बताई मैंने? तीसरी बताई मैंने आपको चंदेरी वाली। और चौथी क्या बताई मैंने आपको? चौथी आपको मैंने बताई घाघरा वाली। 4 लड़ाई तो इसने यही लड़ी है। तो इसकी फौज कैसे बनी हुई थी कि इसकी जो खुद की पहले फौज थी थोड़ी सी, जो फैलंगना से आया था वहां की जो फौज थी, फिर इन चार से जो जीता था उनकी थोड़ी थोड़ी फौज ने लेके अपनी आर्मी बना रखी थी। जो छोटे छोटे मतलब कोई ट्राइब है, उसमें कोई छोटा सा लोग हैं, पूरी कम्युनिटी है छोटे लोगों की, उन सबको मिला के पूरी फौज बनाई थी। अब ये जो ऐसे छोटे छोटे लोगों को मिला के फौज बनती है ना, उसमें क्या होता है, जैसे बाबर ने तो इन सबको हराया था, इनकी आर्मी को, और पहले जो आर्मी थी वो बाबर की थी, तो वो बाबर की तो सुनते थे, क्योंकि बाबर से तो डरते थे। लेकिन जब बाबर की मृत्यु होगी तो हुमायूं को थोड़ी सुनेंगे, पहली परेशानी। दूसरी, हुमायूं ने अभी तक कुछ करा भी नहीं था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि बाप जो है पूरा लड़ाई में लगा पड़ा है, कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का टाइम नहीं मिला। थोड़ा बहुत लड़ा होगा अपने बाप के साथ, 2-4 लड़ाई में, जो 4 लड़ाई हुई थी इनमें थोड़ा बहुत लड़ा होगा, क्योंकि अभी 21 साल का ही है, तो अभी इतना लड़ा भी नहीं होगा। लोग इसको ज्यादा वो भी नहीं समझते थे कि जी बहुत अच्छा राजा होगा, बहुत अच्छा कमांडर होगा, अच्छा योद्धा होगा। इस वजह से भी जो आर्मी थी इसको कुछ मानती नहीं थी। किसको? हुमायूं को। अब जब आर्मी कुछ मानी नहीं, तो देखिए, ना तो इसको स्टेबल आर्मी मिली। आर्मी किस लिए चाहिए आपको? अगर अपना साम्राज्य बढ़ाना है तो आर्मी की जरूरत है, या फिर पैसे की भी जरूरत है। जो चलाना है उसके लिए पैसा चाहिए अपने साम्राज्य, और बढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए। कोई युद्ध करना उसके लिए पैसा चाहिए। तो इसके पास दोनों चीज ही नहीं थी, ना तो इसके पास पैसा, ना इसके पास आर्मी। बल्कि कुछ कसर किसने पूरी कर दी? ये जो इसके भाई थे, ये बची कुछ कसर पूरी कर रहे थे। और तीसरी चीज क्या थी? 3 चीज तो मैंने ये बता दी। चौथी चीज क्या थी कि वैसे खुद बहुत अच्छा राजा भी नहीं था, ठीक है। ये बहुत स्लो लड़ना था, बहुत धीरे धीरे सीखता था। उसकी वजह से जब बहुत सारी परेशानियां झेल लेता था, तो उसके बाद उसको समझ में आता था कि ऐसे नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए था। ये मैंने 5वां बता दिया। एक और क्या बताया मैंने? बहुत ज्यादा दयालु था। तो दयालु जो है, देखिए, दयालुपन दिखाना एक जो सीमा है उस तक सही होता है। उसके बाद अगर ज्यादा दयालुपन दिखा रहे हो तो वो बेवकूफ कहलाया जाता है। तो इसका वो वाला सिस्टम था। किसका? हुमायूं का वो वाला सिस्टम था जो बेवकूफी वाला होता है, वो वाला सिस्टम था। तो ये 5-6 कारण थे जिसकी वजह से बाबर, ये हुमायूं है, यहाँ पे हारा था। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ, हारा कैसे कैसे। ये मैंने 6 कारण बता दिया आपको कि हारा क्यों था, क्या क्या वजह थी इसकी वजह से हारा था। अब क्या हुआ कि जब ये जो लड़ाई बाबर ने जीती है, मतलब हुमायूं के बाप ने जीती है,
तो ये पूरे पूरे साम्राज्य तो खत्म हुए नहीं है। इनके जो पूर्वज, मतलब पूर्वज कह रहा हूँ कि जो आने वाली पीढ़ी होंगी, जो जो यहाँ पे हार रहे हैं, जैसे यहाँ पे राणा सांगा हारे और यहाँ पे ये इन सब अलग अलग उसमें हारे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया महमूद लोदी हारे घाघरा की लड़ाई में, तो ऐसे जो जो लोग हारे थे उनको उनसे वो भी तो लड़ने के लिए आएंगे इनसे, है ना। अब लड़ने के लिए किससे आएंगे, पहले तो बाबर से आते, लेकिन बाबर मर गया, जो इनके आगे वाली पीढ़ी थी जो भी हारे हैं, अब किससे लड़ेंगे, हुमायूं को। तो अब हुमायूं को ऑटोमेटिक जो है, जो बाबर के दुश्मन होने वाले थे वो हुमायूं को दुश्मन भी मिल गए, कमी उसके पास सब चीजों की और दुश्मन उसके पास पूरे अथा भर के हैं। तो तीन मेन दुश्मन थे जिनसे हुमायूं सबसे ज्यादा लड़ा था। कौन तीन लोग दुश्मन थे, तो एक तो था आपका, पहला कौन था, जो घाघरा की लड़ाई जो हारा था, कौन, महमूद लोदी, पहला तो वो था महमूद लोदी। दूसरा कौन था, दूसरा था आपको बहादुर शाह। ओके, बहादुर शाह, ये बहादुर शाह, ये मुगल एम्पायर वाला बहादुर शाह नहीं है, ये दूसरा है, इसको इसने गुजरात के ऊपर राज करता था बहादुर शाह। और तीसरा कौन था, शेर शाह सूरी, नाम सुना होगा, जिसने सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो शेर शाह सूरी तीसरा था। ये तीनों ही क्या थे, ये तीनों ही अफगान थे, अफगानिस्तान से रिलेटेड थे तीनों ही। अफगान बोलते हैं इनको, अफगानिस्तान से रिलेटेड होते हैं इनको अफगान बोलते हैं ना। तो ये अफगान लोग थे तीनों ही, ये तीनों इनकी जो सेनाएं थी, ये तीनों ही अफगान राज्य थे। ओके, और जो ये था आपका, जो आपका लोधी साम्राज्य, जो इब्राहिम लोधी को हरा के 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो पहले पानीपत के युद्ध में हराया था। ये पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें बाबर ने जिसको हराया था, है ना, लोधी, उसी को, वो जो लोधी था वो भी अफगान था। तो ये सब अफगान मिल गए, मतलब मिले नहीं एक दूसरे के साथ, लेकिन जितने भी अफगान थे ये सब जो है मिलके एक साथ दुश्मन थे किसके, हुमायूं के। तो हुमायूं के दुश्मन इतने सारे हैं, कमी इतनी सारी चीजों की है इसके पास, फिर ये खुद भी बहुत अच्छा लीडर नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छा लीडर हो तो वो तो निकल जाता है इस परेशानी से भी। जैसे आपका अकबर, जो इनका बेटा हुमायूं का, वो तो निकल गया था, वो तो 13 साल का ही था जब वो राजा बना था। अकबर जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, ये तो फिर भी 21 साल के थे, समझ रहे हो आप। हाँ बस, लेकिन अकबर के साथ ये परेशानी थी कि उसका साम्राज्य भी बहुत अच्छा था नहीं, क्योंकि हुमायूं का भी नहीं था साम्राज्य अच्छा, क्योंकि हुमायूं ने भी तो 1555 में आपका 1555 में तो जीता ये दोबारा से। और जो बाबर, उसकी जो अकबर का जन्म हुआ तो वो इस पीरियड में बीच में हुआ था, 40 से 55 के बीच में, मतलब जब अकबर का जन्म हुआ है उस टाइम पे भी जो है इनके पास कोई साम्राज्य नहीं है, किसके पास, हुमायूं के पास। और जब हुमायूं का जन्म हुआ था उस टाइम पे भी बाबर के पास कोई साम्राज्य नहीं था। तो सेम कंडीशन है, पर हुमायूं फिर भी 21 साल का था, आपका जो अकबर है वो तो फिर भी 13 साल का ही था, फिर भी अकबर ने संभाल लिया, बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया। तो ये भी होता है कि ये जो हुमायूं आपका थोड़ा कमजोर भी था, कमजोर लीडर भी था। पर बाबर के पास किस चीज की फैसिलिटी थी कि अकबर के पास किस चीज की फैसिलिटी थी कि अकबर का कोई भाई ऐसा नहीं था कि जो उसको सपोर्ट देने की वजह बार बार उसको पीछे खींचे, ऐसा कोई भाई नहीं था। ऐसा भाई हुमायूं के थे, ये तीनों भाई हुमायूं के ऐसे थे, इनको अपना राज्य नहीं संभाला जा रहा था, हुमायूं के पीछे पड़े होते, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, सबसे पहले हुमायूं की लड़ाई हुई महमूद लोदी के साथ। सबसे पहले लड़ाई किसके साथ हुई, महमूद लोदी के साथ। जब महमूद लोदी के साथ लड़ाई हुई, महमूद लोदी को इन्होंने हरा दिया, ठीक है। लड़ाई कब हुई, महमूद लोदी के साथ लड़ाई हुई इसकी 1535 में। 1535 वाली लड़ाई में आपके हुमायूं ने हरा दिया, किसको हरा दिया, महमूद लोदी को, ठीक है। फिर महमूद लोदी तो फिर बिल्कुल हट गया, इसका फिर ये कभी दोबारा लौट कभी नहीं आया उसके बाद, ना इसकी किसी और से युद्ध हुआ ना कुछ हुआ, बस इसके बाद रिटायर हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो महमूद लोदी तो खत्म हो गया, इसका मतलब जो लोधी साम्राज्य था वो खत्म हो गया। यहाँ पे जो इब्राहिम लोदी, पूरा लोधी साम्राज्य चला रहा था, इब्राहिम लोदी जो जिससे हारा, जो इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने, उसके बाद महमूद लोदी, और यहाँ पे महमूद लोधी साम्राज्य बिल्कुल समाप्त हो गया। उसके बाद फिर दूसरा कौन था, ये जो आपका बहादुर शाह, ये गुजरात का था, ये बहुत तगड़ा राजा था। ये जो था महमूद लोदी तो ऐसी ज्यादा तगड़ा नहीं था, लेकिन जो ये था बहादुर शाह का, ये बहुत तगड़ा राजा था। इसने जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे किले जिसमें कब्जाए हुए थे, बहुत बड़े बड़े किले जिसको कहते हैं। देखिए आपने वो वाली कहानी सुनी है, ये जो रक्षाबंधन वाली कहानियां बताते हैं कि जो चित्तौड़ की रानी थी, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी। तो जो हुमायूं को राखी भेजी थी, और चित्तौड़ की जो रानी थी, जो चित्तौड़ पे उस टाइम पे हमला किया था किसी ने, उसकी वजह से हुमायूं उसको बचाए, इसलिए उसको राखी भेजी थी। तो जिसने हमला किया था चित्तौड़ पे, वो कौन था, वो बहादुर शाह था। तो बहादुर शाह जो था उसने चित्तौड़ पे हमला किया, और जो चित्तौड़ की रानी थी उन्होंने राखी भेजी किसको, हुमायूं को। और हुमायूं को जो राखी भेजी, उसके बाद हुमायूं यहाँ आया और इसने बहादुर शाह को यहाँ से भगा दिया, बहादुर शाह को यहाँ से भगा दिया। लेकिन अभी बहादुर शाह मरा नहीं है, दोबारा भी लौट के आएगा, लेकिन उसको भगा दिया फिलहाल के लिए। और ये जो अपना ये था आपका, ये जो चित्तौड़ का किला था, इसको बचा लिया, ओके। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद जब दोबारा से फिर क्या हुआ, दोबारा से जो है बहादुर शाह और हुमायूं की लड़ाई हुई, फिर बहादुर शाह जो है ये हरा दिया था, दूसरी बार में इसको मार दिया गया था, हुमायूं ने मार दिया। फिर जो सबसे ताकतवर था वो कौन था, जो बीच में यहाँ पे राजा बना था ना, यहाँ पे 40 और 55 के बीच में, वो कौन था, वो था आपका शेर शाह।
शेरशाह जो है ये बीच में राजा बना था, शेरशाह सूरी, जिसने सूरी जो एम्पायर उसकी घोषणा वो की थी, उसकी स्थापना की थी। तो क्या था, जब तक ये अभी ये ऊपर वाला सब कुछ सिस्टम चल रहा है, ये बाबर वाला और ये जो इनके साथ लड़ाई चल रही है, जब तक क्या था कि जो आपका ये शेरशाह ये बिहार में था, बिहार का राजा था। कौन? शेरशाह। शेरशाह। तो इसके बाद क्या हुआ, जब हुमायूं की और इनकी लड़ाई चल रही थी, तो जब ये हुमायूं इनके साथ लड़ाई में बिजी था, तो उसने क्या किया, जो ये शेरशाह था, इसने बंगाल के ऊपर हमला कर दिया, बंगाल के ऊपर। आप पूरी हिस्ट्री में पढ़ोगे, देखिए आप हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा लो, बस एंशिएंट हिस्ट्री के जो पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको छोड़ के, उसके बाद आप हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठा लो, जो बंगाल राज्य है ना, वो इतना जरूरी राज्य है, कहीं भी पढ़ लो आप। अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा किया बंगाल राज्य पे, यहाँ बंगाल, ये शेरशाह सूरी ने कब्जा कौन करना चाहता था? बंगाल राज्य पे। मुगल जो है सबसे ज्यादा फायदा कहां से उठाते थे? बंगाल राज्य से। तो बंगाल राज्य जो है सबसे पैसे वाला राज्य हुआ करता था, क्योंकि ये इसके आसपास पोर्ट हुआ करते थे, बंदरगाह, तो सारा बिजनेस वगैरह जो भी होती थी सब यहीं से होते थे ज्यादा। जो फिर जो बिजनेस वहां पे होते हैं, तो सब प्रोडक्ट जो बनते, जो सामान बनता है, उसी का तो बिजनेस होगा, वही तो आगे जाएगा, दूसरे किसी देश में जाना है, जो सामान बनाया जाएगा, तो वो भी सब यहीं पे होता था। फिर उसके वजह से टैक्स बहुत ज्यादा लिए आते थे। तो ये जो है सबसे अमीर राज्य हुआ करता था बंगाल, और ये किसके? मुगलों के अंदर आया करता था, मतलब इस टाइम पे हुमायूं के अंदर था। तो फिर शेरशाह ने जब इसके ऊपर अटैक कर दिया बंगाल के ऊपर, तो यहाँ पे जब ये दोनों हार गए, बहादुर शाह और वो, तो हुमायूं ने देखा कि शेरशाह ने वहां पे अटैक कर दिया है, कहां पे? बंगाल के ऊपर। तो शेरशाह से लड़ने गए हुमायूं, लेकिन वहां पे लड़े नहीं हुमायूं शेरशाह से। क्यों नहीं लड़े? बंगाल की तरफ गए, हुमायूं से लड़ने के क्यों नहीं लड़े? क्योंकि देखिए शेरशाह की आर्मी, शेरशाह सूरी की भी बहुत बड़ी आर्मी थी, बहुत बड़ी इसे कहते हैं, और ये बहुत इंटेलिजेंट लीडर था शेरशाह सूरी। ये तो बहुत कमजोर लीडर थे हुमायूं जो है, लेकिन ये शेरशाह सूरी बहुत मतलब कहते हैं मजबूत, जिसको कहते हैं सबसे ताकतवर लीडर, बहुत ताकतवर लीडर था। जैसे बाबर भी ताकतवर लीडर था, लेकिन जो शेरशाह सूरी था बहुत ही ज्यादा ताकतवर लीडर कहते हैं, और इसकी आर्मी इतनी बड़ी थी कि बहुत ही बड़ी आर्मी थी इसकी। तो इसकी वजह से हुमायूं डर गए, और हुमायूं ने इनके साथ कोई युद्ध नहीं किया, और इनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली, मतलब एक समझौता साइन कर लिया कि देखिए आप जो है बंगाल पे इससे ज्यादा हमला मत करिएगा, क्योंकि अब इन्होंने पूरा बंगाल नहीं कब्जा है शेरशाह ने, और थोड़ा सा हिस्सा कब्जा है, कि बंगाल जो है हमारे अंडर आता है, और आप इस पर बहुत ज्यादा हमला मत करो, ठीक है, आप इस पर और ज्यादा हमला मत करो, हमारे अंडर आता है, आपने जो कब्जा लिया ठीक है। ऐसे करके इनके बीच में डील हो गई दोनों के बीच में। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद जो अब ये था शेरशाह सूरी, इसने पूरे बंगाल पे हमला करके पूरे बंगाल को कब्जा लिया, और जो बंगाल में उस टाइम पे गवर्नर थे, ये तो अपना दिल्ली में बैठते थे, दिल्ली आगरा में आपके हुमायूं, लेकिन जो अलग अलग जगह थी, अलग अलग रीजन, जैसे आजकल एक सेंटर में से एक गवर्नमेंट हमारी बैठ जाती है, जो अलग अलग राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनके अलग सरकार होती है, उसी तरह जो बंगाल का गवर्नर था, जो मुगल साम्राज्य के अंदर आता था, उससे जब कब्जा, उस पे बंगाल पे कब्जा कर लिया शेरशाह सूरी ने, तो बोला कि जी हमको इतना टैक्स तुम्हें हर महीने देना पड़ेगा, जब भी हम तुमको छोड़ेंगे, वरना छोड़ेंगे नहीं, राजा तो इसको तो हम कब्जा ही लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, तो हुमायूं ने दोबारा से अब इस बार अटैक कर दिया शेरशाह सूरी को। पहली बार तो लड़ने आए थे, पर लड़े नहीं, तो वो ट्रीटी साइन करके चले गए, मतलब एग्रीमेंट क्या बोलते हैं, संधि साइन करके चले गए। लेकिन दूसरी बार में जब इस पर अटैक किया शेरशाह सूरी पे, तो दोनों के बीच में युद्ध होने की वो होगी पूरी। जैसे ही शेरशाह सूरी पे अटैक कर रहे थे हुमायूं, ऐसे ही खबर आती है आगरा से कि जो इनके भाई हैं, कौन से भाई? हेंडाल जो भाई है, इसने जो है आगरा के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब जब हुमायूं को पता चला आगरा के ऊपर हेंडाल ने कब्जा कर लिया, एच ए से कर देता हूं मैं, हेंडल, दोनों एच एच हो रहे हैं ना, हुमायूं और हेंडाल, एच ए से जो है हेंडाल और एच जो है हुमायूं। तो हुमायूं को जब पता चला कि उसने हमला कर, वो पूरा कब्जा लिया है आगरा, तो हुमायूं फिर इस लड़ाई को छोड़ के और दोबारा से भागे अपने आगरा की तरफ, कि नया जीतने का तो जब भी फायदा है जब पुराना हमारा बचा हुआ हो, जो हमारा पूरा साम्राज्य है उसको बचाने का ज्यादा फायदा है, या फिर जो हमारा बंगाल चला गया उसको बचाने का। भाई जो मेन जगह है, इनकी कैपिटल क्या थी, मतलब जो राजधानी थी, वही तो मेन चीज होती है, जहाँ राजधानी है, तो राजधानी तो इनकी वहां थी आगरा में। अगर आगरा को ये नहीं बचाएंगे, आगरा दिल्ली को, तो फिर क्या फायदा है। तो जब आगरा के ऊपर उसने अटैक कर दिया, आगरा को कब्जा लिया हेंडाल ने, तो हुमायूं जो है ये लड़ाई छोड़ के और भागे आगरा की तरफ को। जब ये आगरा की तरफ जा रहे थे, तो इनको शेरशाह सूरी की जो आर्मी है ना, इन्होंने पूरा वो कर लिया, घेर लिया इनको। जैसे मान लीजिए ये जगह है, ठीक है, ये कोई जगह है, और यहां से हुमायूं जा रहे हैं, और ये आगरा है आपका, ये आगरा है, यहां पे जाना है आगरा में। तो शेरशाह सूरी की आर्मी ने इनको ऐसे घेर लिया आगे से। तो ये जो है वापस नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि इधर बंगाल है, बंगाल से आ रहे थे ये लोग, क्योंकि शेरशाह सूरी को जो अटैक करने जा रहे थे बंगाल पे जा रहे थे, पर बंगाल जो शेरशाह की सूरी की थी, ये बिहार में भी तो थी आर्मी, तो ये बिहार में थे बीच में, तो बिहार में इनको घेर लिया, इनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई, मतलब ये आगे नहीं जा पाए, यहाँ से कहां नहीं जा पाए, आगरा में। जब यहाँ से इनको घेर लिया गया, यहाँ पे इनको घेर लिया गया, उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पे बहुत दिन तक ये दोनों जो फौजें थी ना,
शेरशाह सूरी की फौज और हुमायूं की फौज, ये दोनों जो है 3 महीने तक एक दूसरे के सामने खड़ी रही थी, पर किसी ने अटैक नहीं किया था। हुमायूं सोच रहा था पहले शेरशाह सूरी अटैक करे और शेरशाह सूरी सोचता था पहले हुमायूं करे, लेकिन शेरशाह सूरी बहुत इंटेलिजेंट राजा था। ये जो 3 महीने थे इसमें इतना खाली नहीं बैठा जैसे हुमायूं खाली बैठा, इसने क्या किया, इसने सोचा कि जो ये जो इतने 3 महीने तक यहाँ बैठे हैं जैसे, है ना, मतलब उस टाइम तो 3 महीने नहीं पता था कितने होंगे कि कितना टाइम तक बैठेंगे, तो शेरशाह सूरी ने कहा जितने भी समय तक बैठ रहे हैं तो इनके पास कमी पड़ेगी, किस चीज की, खाने की कमी, पीने को पानी की कमी और सारी चीजों की कमी पड़ेगी, क्योंकि शेरशाह सूरी तो अपने राज्य में ही है बिहार में, लेकिन ये तो अपने राज्य में नहीं है ना, ये बंगाल भी चला गया और इधर आगरा भी दूर है, तो इनके पास कभी तो कमी पड़ेगी। तो शेरशाह सूरी आराम से बैठा रहा और जो थोड़ी बहुत जो सप्लाई आ रही थी, जो थोड़ी बहुत चीज आ रही थी खाने वगैरह की, उसको भी इनको पूरा से इधर से बिहार से इधर से कवर कर लिया और इधर बंगाल में जो शेरशाह सूरी की आर्मी थी उसने कवर कर लिया और ये बीच में फंस गए और जो पूरी इनका सप्लाई थी वो सब कट गई। जब सप्लाई कट गई अब हुमायूं जो है परेशान हो गए, है ना, अटैक भी नहीं हो रहा है, कोई खाने पीने का सामान भी नहीं बच रहा है, लेकिन फिर भी हुमायूं ने अटैक नहीं किया। जब मौका था अटैक करने का हुमायूं ने किया नहीं, हुमायूं रुके रहे कि देखा जाएगा जो होगा। इतने में ही शेरशाह सूरी ने एक दिन प्लान बनाया, शेरशाह सूरी ने एक दिन इन पर अटैक कर दिया। ये जगह जहां पे रुके थे ना, इस जगह को चौसा कहते हैं, ठीक है, और जो इस लड़ाई का नाम था क्या था, चौसा का युद्ध है, इस लड़ाई का नाम चौसा का युद्ध। तो जब कब हुआ था ये, 1939 में हुआ था चौसा का युद्ध, 1939 में हुआ था चौसा का युद्ध, 1939 में हुआ था चौसा का युद्ध, ठीक है। तो जब इसमें शेरशाह सूरी ने प्लान बनाया कि हुमायूं पर अटैक कर देते हैं, तो शेरशाह सूरी की पूरी फौज ने इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से हुमायूं के ऊपर पूरा अटैक किया, और जब पूरा अटैक किया तो हुमायूं की सेना जो है हारने लगी, बहुत बुरी तरह हारने लगी। उस टाइम पे हुमायूं ने अपनी जान बचाने के लिए पता क्या किया था, वहीं साइड से गंगा नदी बह रही थी, गंगा नदी में कूदा था हुमायूं ताकि अपनी जान बचा सके, जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदा था, इसलिए बच गया उस टाइम पे, मरा नहीं, वरना मारा जाता, या तो कैप्चर कर लिया जाता, मतलब बंदी बना लिया जाता, या मारा जाता। पर हुमायूं जो है यहाँ से बच के निकल गया कैसे भी, जब यहाँ से बच के निकल गया हुमायूं, और ये फिर हुमायूं यहाँ से निकल के सीधा कहाँ गया, सीधा गया आगरा को, आगरा गया, अपने भाई को यहाँ से भगाया, फौज नहीं थी इसके पास, फिर भी अपने भाई को, जो बाकी फौज थी उसके साथ इकट्ठा करके अपने भाई को यहाँ से भगाया हैंडाल को, और फिर थोड़े दिन जो थोड़ी बहुत फौज जमा की वो करी, और फिर 1940 में 1940 में दोबारा से शेरशाह सूरी के ऊपर अटैक कर दिया। और जब दोबारा शेरशाह सूरी के ऊपर अटैक हुआ, इस बार तो इतनी बुरी तरह हारा, बहुत ज्यादा बुरी तरह हारा, इतनी बुरी तरह हारा कि कुछ नहीं कर पाया और सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। अभी तो इसके पास मौका था कि आगरा आ सके, यहाँ से आगरा आ सके, यहाँ से बच के आगरा चला गया था ना ये गंगा नदी में कूद के, लेकिन अब जो है जब शेरशाह सूरी ने इतनी बुरी तरह इसको भगाया, इतनी बुरी तरह इसको भगाया कि ना ये दिल्ली रुक पाया, ना आगरा रुक पाया, ना आगे जाके उस टाइम पे ये पाकिस्तान वाला इलाका जो था, जितना भी कश्मीर है या कोई और जो इलाके हैं, वो इसके भाई के पास हुआ करते थे, है ना, जो ये आपका है, ये इसका भाई है, इसके पास कश्मीर हुआ करता था, ये जो है आपका जो भाई इसके पास वो हुआ करता था, ये जो आपका लाहौर वगैरह और ये सब जो इलाका है पूरा, ये कांधार वाला इलाका, वो इसके पास हुआ करता था, कांधार वाला जो इलाका है आपका अफगानिस्तान में आता है, वो इसके पास हुआ करता था। लेकिन जो इन भाइयों ने भी इसको नहीं अपनाया, है ना, जब ये भागता हुआ जा रहा था तो इसने कोशिश करी कि भाई अपना ले, भाइयों ने भी नहीं अपनाए, भाई तो इसको पहले से ही पसंद करते थे। फिर इसको सीधे भाग के पर्शिया तक जाना पड़ा। पर्शिया कहाँ है, आज का दिन का जो ईरान है उसको पर्शिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहां से भाग के सीधा पर्शिया चला गया, और जो शेरशाह सूरी है उसकी जो है उसकी स्थापना हो गई सूरी साम्राज्य की, कहां, दिल्ली में सूरी साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो ये जो बीच के 15 साल है ना, यहाँ पे शेरशाह सूरी जो है इनका राज यहाँ पे रहा था। फिर उसके बाद ये 15 सालों में इसने धीरे धीरे हुमायूं ने दोबारा से अपनी पूरी फौज बनाई, है ना, पर्शिया के राजा से बात करके पूरी फौज बनाई। पर्शिया का जो राजा है उसने भी इससे 2-3 चीज मांगी थी, क्योंकि ऐसे तो कोई फ्री में रखने नहीं देगा अपने यहाँ, क्योंकि ये वहां रुका हुआ था पर्शिया में इतने दिन तक, ऐसी तो कोई रुकने नहीं देता। उसने 2-3 चीज मांगी थी, 2-3 चीज जैसे मांगी थी। देखिए जो आपका मुस्लिम धर्म होता है इसमें दो होते हैं ना, एक शिया एक सुन्नी, 2 सेक्ट होते हैं, एक शिया एक सुन्नी। जो ये था, जो आपके हुमायूं था, मतलब मुगल जो थे सुन्नी थे। तो जो आपका पर्शिया का राजा था, है ना, जो ईरान है आज के समय का, उसने क्या बोला, इससे जब एग्रीमेंट साइन किया हुमायूं से कि पहले तो तुम्हें सुन्नी से शिया बनना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तुम जाके दोबारा दिल्ली को जीत लोगे तो उसके बाद ये कांधार वाला इलाका जो है ना, ये तुम्हें कांधार कश्मीर ये सब जो इलाका है ये तुम्हें मुझे देना होगा। लेकिन इस टाइम पे हुमायूं की इतनी मजबूरी थी, इसको सारी शर्त माननी पड़ी, समझ गए आप। लेकिन हुमायूं को देनी नहीं पड़ी, ये यहाँ तो कन्वर्ट हो गया था इसमें तो, लेकिन इसको देनी नहीं पड़ी। क्यों नहीं देनी पड़ी, क्योंकि जब तक हुमायूं ने 1555 तक कब्जा है, जब तक ये राजा मर गया था, ठीक है। ये जो आपका राजा था पर्शिया वाला, ही मर गया था जब तक। तो उसके बाद हुमायूं ने पूरी फौज अपनी जमा करी, और सारी फौज जमा करके फिर दोबारा से सबसे पहले जो अपने भाई का ये कांधार वाला इलाका था ये कब्जा है, कश्मीर वाला इलाका कब्जा है। फिर उसके बाद इसने
अटैक किया कर दिया दिल्ली पे, क्योंकि शेरशाह सूरी तो मर चुका था। शेरशाह सूरी से आगे के जो राजा थे वो सब थे यहाँ पे, उनको सबको हरा के और इसने साम्राज्य अपने नाम कर लिया। ठीक है, ये साम्राज्य इसने अपने नाम दोबारा कर लिया। उसके बाद 1 साल तक साम्राज्य इसके नाम रहा, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, इसकी लाइब्रेरी में गिर के मौत हो गई थी, पैर फिसल के इसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद इसका बेटा अकबर इसको 13 साल की उम्र में यहाँ का राजा बना दिया। ठीक है, तो ये पूरा हुमायूं के बारे में मैंने आपको बता दिया, सारा कुछ पूरी बैक स्टोरी हुमायूं की दे दी है मैंने आपको। बाकी अभी मैंने बहुत शॉर्ट में दी है, अभी जब हिस्ट्री के लेक्चर हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो ये मुगल साम्राज्य आपका मिडिवल हिस्ट्री में आता है। तो जब हिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी तो ये जो मिडिवल हिस्ट्री में जो ये वाला टॉपिक आएगा मुगल साम्राज्य का टॉपिक आएगा, तो आपको हुमायूं के बारे में और बाकी जो सारे राजा है कौन कौन से ऐसे राजा जिनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है मुगल साम्राज्य के। देखिए, पहला राजा है आपका बाबर, सबसे पहले बाबर ने स्थापना की है। दूसरे नंबर पे कौन है, हुमायूं उसका बेटा। उसके बाद कौन है, उसके बाद है अकबर। अकबर के बाद कौन है, अकबर के बाद है जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये जो है आपके 6, इन 6 के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है, बस ये समझ लीजिए। ये तो पहला राजा कौन है, बाबर। और आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि मुगल साम्राज्य का आखिरी राजा कौन था, आखिरी राजा का नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगल साम्राज्य के आखिरी राजा का नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय, और वो जो है 1857 तक रहा था। मुगल साम्राज्य 1857 तक रहा था। तो और आखिरी राजा कौन, बहादुर शाह जफर द्वितीय। और पहला राजा कौन, पहला राजा आपका बाबर है ना। और ये कब रहा था, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी 27 जनवरी 1907 को क्या हुआ, प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार पंडित सीताराम चतुर्वेदी का जन्म। तो ये जो पंडित सीताराम चतुर्वेदी हैं, इनका जन्म हुआ था, किस दिन हुआ था इनका जन्म, 27 जनवरी 1907 को। ये जो है बहुत बड़े लेखक थे। ये जो है मतलब जो आपका लिटरेचर होती है, साहित्य मतलब जो लिटरेचर होता है उसके ऊपर काम करते थे। बहुत ज्यादा प्ले लिखा करते थे, नाटक जो होते हैं वो लिखा करते थे, ड्रामा लिखा करते थे, उनको फिर डायरेक्ट वगैरह भी करते थे। उनमें ये डायरेक्ट वगैरह करते थे, वहां पे जो है जॉब करते थे अपना पूरा, पत्रकार भी थे है ना। और वहां पे जो ये जो नाटक लिखते थे ना, उनमें खुद रोल भी करते थे, मतलब एक्टर भी थे वहां पे, काम भी करते थे वहां पे। तो ये सब इनका काम था। ओके, इसका पंडित सीताराम चतुर्वेदी का। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके 27 जनवरी 1974। 27 जनवरी 1974 मतलब 1974। 27 जनवरी 1974 को क्या हुआ, राष्ट्रपति बीबी गिरी ने नई दिल्ली के नई दिल्ली में 3 मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को राष्ट्र को समर्पित किया। तो ये जो आपके बीबी गिरी हैं, ये राष्ट्रपति थे। कब थे राष्ट्रपति हमारे, 1974 में। अच्छा, ये तो राष्ट्रपति थे आपके 1974 में। आपको पता है 1974 में हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था, हमारे देश की प्रधानमंत्री थी 1974 में 1974 में इंदिरा गांधी जी। हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी, जो बनी थी 1969 में प्रधानमंत्री बनी थी और 1977 तक रही थी प्रधानमंत्री। ठीक है, हमारे देश की तीसरी थी। पहले जो है नेहरू जी, इनके ऊपर ये इन्होंने म्यूजियम बनाया था। ये जो है ये नेहरू जी का घर था, जहां पे इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली थी, और उसके बाद इसको नेहरू जी का म्यूजियम बना दिया गया था। इसमें नेहरू जी के बारे में सारे कुछ जो भी चीजें थी वो सब थी। गांधी जी के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई थी इसमें, जो उन्होंने बहुत सारे लेटर वगैरह लिखे थे वो लिखे हुए थे। और जो जैसे सी गोपालाचार्य हैं उनके बारे में लिखा हुआ था। ऐसे ये 2 थोड़े बहुत बड़े बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, इनके बारे में था। और सबसे मेजोरिटी में सबसे ज्यादा मात्रा में नेहरू जी के बारे में सारा, इसमें नेहरू जी के बारे में सारी डिटेल वगैरह सब कुछ था नेहरू जी के बारे में। तो ये नेहरू जी का घर हुआ करता था, जो कहां पे, 3 मूर्ति है जगह कहां पे, दिल्ली में, वहां पे है ये। ठीक है, और ये अभी न्यूज में भी था, ये नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड पुस्तकालय, इसको क्या बोलते हैं, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। इस यहाँ पे पुस्तकालय भी है, यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं नेहरू जी के द्वारा, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो नेहरू जी ने लिखी है यहाँ पे। तो ये जो है अभी न्यूज में भी था। कब ये न्यूज में था, अभी अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में, अभी 2 साल भी नहीं हुई है, अप्रैल 2022 में न्यूज में था। तो आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अप्रैल 2022 में न्यूज में क्यों था, ये न्यूज में यूं था क्योंकि ये तो मेमोरियल है ही, नेहरू जी का जो मेमोरियल म्यूजियम है ये तो है ही। इसी के सामने एक नया म्यूजियम खोला गया है, यहीं पे 3 मूर्ति पे
कि क्या नाम है उसका, उसका है प्रधानमंत्री म्यूजियम, है ना, नया प्रधानमंत्री संग्रहालय उसका नाम है पूरा। तो न्यू, या तो आप बोल लीजिए इंग्लिश में न्यू पीएम म्यूजियम या फिर प्रधानमंत्री संग्रहालय। उसमें क्या है, ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बनवाया गया। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 14 अप्रैल 2022 को। तो ये न्यूज में है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल तो न्यूज करंट अफेयर आप लोग कवर ही करते हो, तो करंट में है ये न्यूज जो है, ये मेमोरियल अपने आप करंट में आ जाता है, क्योंकि इसके पास, इसी के बिल्कुल बराबर में, और इसी की जो कॉम्प्लेक्स है पूरा, जो इसका पूरी वो है, पूरा जो उसकी बिल्डिंग है उसी के अंदर इसको बनाया गया है। ये नया आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है। इसमें क्या है संग्रहालय में, इसमें इस वाले में तो ये जो था नेहरू जी वाला इसमें तो खाली नेहरू जी के बारे में था, या फिर गांधी जी और उनके बारे में था, वो तो प्रधानमंत्री बने नहीं। नेहरू जी जो है इन प्रधानमंत्री के बारे में था, खाली नेहरू जी के बारे में। लेकिन जो नया बनवाया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, उसमें आज तक हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री हुए ना, सबके बारे में, नेहरू जी से लेके और फिर मनमोहन सिंह जी तक। अभी मनमोहन अभी जो है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का उसमें नहीं है अभी, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे आप उसमें अंदर जाओगे ना तो अलग अलग सेक्शंस बटे हुए हैं। तो एक जो सेक्शन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का है पूरा जो सेक्शन है, एक पूरा सेक्शन जो है इंदिरा गांधी जी का है। ऐसे जैसे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ऐसे जो उन्होंने जो जो काम किया है, जो जो उनके कब से कब तक हो रहे हैं, उनके बारे में मतलब पूरी डिटेल, वो जो उनके ये इनके सेक्शंस बने हुए उनमें पूरी डिटेल इनके बारे में। फिर उसमें क्या है, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी हिस्ट्री बता रखी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उसमें मतलब बहुत सारी इंटरनेशनल जो AI टेक्नोलॉजी होती है ना आपकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, उनका भी इस्तेमाल किया गया है। उसमें मैंने एक उसके ऊपर देखा था, उसके बारे में पढ़ा था, और एक देखी थी वीडियो में भी कि आप जैसे वहां पे जाओगे ना तो वहां पे आप फोटो क्लिक करवा सकते हो, और जो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं, जो आप सेलेक्ट करोगे वो साइड में आ जाएंगे, और आप साइड में खड़े होकर उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हो। फिर आप जिस भी प्रधानमंत्री को चुनोगे वो आपको अपना लेटर भी देगा साइन करके, उसमें आपके बारे में लिख के, ऐसे करके उसमें बहुत सारी चीजें हैं। और फिर वहां पे जाकर आपको साइन करना होगा, फिर आपको बताया जाएगा, मतलब बहुत सारी इसमें पूरे भारत का पूरा डिटेल है। जो नया प्रधानमंत्री संग्रहालय खुला है दिल्ली में, खुला है 3 मूर्ति पे, अभी नया नया खुला है, साल भर भी नहीं, आप चाहे तो वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ेगी जाके। तो वो कहाँ पे खुला है, ये मेमोरियल, नेहरू मेमोरियल तो है ही है, इस नेहरू मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में ही उसको खोला गया है, जो नया प्रधानमंत्री संग्रहालय है। ठीक है, तो इस वजह से न्यूज में था, इस वजह से आपको यह भी पता होना चाहिए, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम के बारे में भी पता होना चाहिए। कब इसको उद्घाटन किया गया, 27 जनवरी 1974 को उद्घाटन, मतलब इसको पूरा बन के तैयार हो गया था। कब, 27 जनवरी 1974 को ये बन के पूरा तैयार हो गया था, और राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। किसके द्वारा, जो आपके बीबी गिरी जी उस टाइम पर राष्ट्रपति थे। समझ गया आप। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका नया प्रधानमंत्री संग्रहालय खोला, इसलिए न्यूज में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी 27 जनवरी 2008 को पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में बर्ड फ्लू फैला। तो ये बर्ड फ्लू जो होता है, ये बीमारी होती है बर्ड फ्लू, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहाँ के 13 जिलों में फैला था। कब, 27 जनवरी 2008 को 13 जिलों में फैला था। तो ये जो आपका बर्ड फ्लू होता है ना, ये बर्ड फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस होता है, उसकी वजह से ही होता है। और ये वाला जो फैला था आपका पश्चिम बंगाल में जो फैला था, ये कौन सा वेरिएंट था इसका, H5N1 नाम का वेरिएंट था, और इन्फ्लुएंजा वायरस ए, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंजा ए वायरस बोल दो, या इन्फ्लुएंजा वायरस ए जो है इसका H5N1 वेरिएंट था, ये जो पश्चिम बंगाल में फैला था। इसमें क्या होता है, जो ये पक्षी वगैरह होते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई मुर्गी वगैरह, ये सब जो होती है, इनसे ये फैलता है, इनमें कोई बीमारी होती है, उसकी वजह से फैल जाता है, लोगों को हो जाता है, तो इससे परेशानी हो जाती है। इस टाइम पे जो हमारी देश की गवर्नमेंट थी आपकी, 2008 में किसकी गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी की। तो इन्होंने जो बंगाल के जितने भी सामान होते थे, बंगाल के कोई पोल्ट्री आइटम होता था, जैसे आपके पोल्ट्री मतलब जैसे वो आइटम होते हैं जो भी मुर्गी वगैरह से या किसी पक्षी से मिलते हैं, जैसे कि अंडे वगैरह हो गया या मीट वगैरह हो गया, उनका ऐसी जो चीजें होती हैं, इन सब पे बैन लगा दिया गया, बिल्कुल टोटल बैन, ताकि देश के और किसी हिस्से में ना फैले। बंगाल में तो फैल ही गया है, और किसी हिस्से में ना फैले देश में। ओके, तो इसमें जानने वाली बात क्या है, एक तो आपको पता होना चाहिए कहां पे फैला था, बंगाल में 2008 में 27 जनवरी के दौरान चल रहा था यहाँ पे। और जो वायरस का नाम है, वायरस कौन सा है आपका, इन्फ्लुएंजा ए वायरस, और इसका वो कौन सा वेरिएंट, H5N1 वेरिएंट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हो, विदेश के बारे में देखते हैं। ये देश के, हमारे देश के अंदर जो घटनाएं थी वो कंप्लीट हो गई, और रिवाइज कर लेते हैं देश के अंदर जो हुई थी। ये 4 घटना। पहली मैंने आपको क्या बताया, 27 जनवरी 1556 को मुगल जो बादशाह थे हुमायूं की मृत्यु हुई थी। इनके बारे में मैंने आपको सारा कुछ बताया, पूरी डिटेल से। मैंने ये समझ लिया वीडियो का आधा टाइम, अभी तक जो भी टाइम हुआ उसका आधा टाइम तो हुमायूं की जो पूरी हिस्ट्री है मुगल साम्राज्य के बारे में, इसी के बारे में सारा कुछ मैंने आपको बताया है। फिर दूसरा,
मुझे लगता नहीं है इसमें कोई परेशानी होगी। हाँ, पूरा डिटेल से नहीं बताया, लेकिन आपको पूरा ऊपर ऊपर से क्रक्स दे दिया जिससे आप समझ पाओ इसकी पूरी स्टोरी। जब आप पढ़ेंगे, हमारा जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा उस टाइम पे इसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, क्योंकि मुगल साम्राज्य के बारे में बताया जाएगा, इसके बारे में भी सारा कुछ, जितने भी मैंने ये राजा लिखे हैं यहाँ पे मुगल साम्राज्य के, ये जो औरंगजेब तक आपके लिए जरूरी है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 तक। तो 1707 तक और 1526 से और 1707 तक आपके लिए जरूरी है पढ़ना। ये जो 6 राजा है ना, ये जो 6 बादशाह थे, कौन कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इनके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। इन्हीं से रिलेटेड आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर मुगल साम्राज्य से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो इन्हीं से रिलेटेड, कि इनका राजपाट कैसा था, इन्होंने कौन से टैक्स लगाए, कौन से नहीं लगाए, कब से कब तक थे, कौन से राजा थे, कौन से नंबर के राजा थे, इन्होंने कौन से बिल्डिंग्स बनवाई, क्योंकि मुगल जो साम्राज्य था उस टाइम पे बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह बनवाए गए थे, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार तो उन्होंने बनवाया था, ताजमहल, पुराना किला, और ये सब जो बहुत सारी चीजें इन्होंने बनवाई थी ना। तो जैसे हुमायूं टॉम्ब है, वो हुमायूं के ऊपर बनवाया गया था, हुमायूं की मृत्यु के बाद। तो ऐसी बहुत सारी चीज जो है दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब, ये जो है पूछी जाती है इसमें। अगर मुगल साम्राज्य से पूछा गया तो इन्हीं 5-6 से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। या फिर किस की लड़ाई किससे हुई थी, जो ये बैटल्स हैं, जो ये लड़ाई है, जैसे पानीपत की मैंने बताई, यहाँ पे चौसा की बताई आपको, और ये बताई आपकी, और भी बताई थी ना मैंने, घाघरा की बताई, और ये बताई आपकी कन्नौज की बताई। ये सब जो लड़ाई बताई है, इनमें से इनके बारे में पूछ सकते हैं कि किसके अपोजिट हुई थी, कौन जीता था, कब हुई थी, ऐसे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बताया 27 जनवरी 1907 को ये प्रसिद्ध जो साहित्यकार और पत्रकार है पंडित सीताराम चौधरी जी हैं, इनका जन्म हुआ था। मैंने इनके बारे में फिर आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा सा। फिर उसके बाद 27 जनवरी 1974 को जो राष्ट्रपति थे बीबी गिरी उस टाइम पे हमारे, उन्होंने नई दिल्ली में 3 मूर्ति के पास स्थित एक जो नेहरू जी हैं उनके ऊपर एक मेमोरियल म्यूजियम बनवाया था, उसको देश को समर्पित किया था। ये बन के तैयार हो गया था, देश को बताया कि ये म्यूजियम है, आप यहाँ पे आ सकते हो, और आप जो है जितने भी देश के सदस्य हैं या कोई बाहर से भी आना चाहे आ सकता है और देख सकता है। नेहरू जी के पूरे जीवन के बारे में, पूरा जो जो उन्होंने किया, जैसे किया, सब कुछ इसमें है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। और प्रधानमंत्री जी के बारे में भी है, और प्रधानमंत्री तो नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी के बारे में भी है, और जो बहुत सारे कांग्रेस के लीडर थे उनके बारे में भी है ना। और मैंने आपको इसमें जो है नया जो संग्रहालय खुला है, प्रधानमंत्री संग्रहालय, उसके बारे में बता दिया, क्योंकि ये न्यूज में आ जाता है, क्योंकि करंट में आ जाता है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नया संग्रहालय, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कब उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने? 14 अप्रैल 2022 को। चलिए नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट न्यूज बताई मैंने 27 जनवरी 2008 को जो बंगाल है वहां पे बर्ड फ्लू फैल गया था। इसमें आपको क्या याद करना है कि ये जो बर्ड फ्लू है ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होता है, और जो वेरिएंट फैला था यहाँ पे बंगाल में कौन सा था? H5N1 वेरिएंट। ठीक है, चलिए अब जो विदेश के अंदर कुछ घटनाएं हुई थी उनके बारे में देख लेते हैं। विदेश के अंदर हुई महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन 27 जनवरी को। 27 जनवरी 1880, 27 जनवरी 1880 1880 को क्या हुआ? अल्वा एडिसन ने बिजली से चलने वाले बल्ब का पेटेंट कराया। देखिए, अल्वा एडिसन को हम किस लिए जानते हैं? अल्वा एडिसन को जाना जाता है बिजली का बल्ब है, जो आज वाला बल्ब होता है ना हमारा, वो 100 वाट का जो होता है, जो लाल ऑरेंज कलर का जलता है, ये वाला जो ऐसा जो बल्ब है, इन्होंने पहली बार जो बनाया था, किसने बनाया था? अल्वा एडिसन को। तो इनको आविष्कारक माना जाता है किसका? जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, जो बिजली से चलने वाला बल्ब होता है, उसका। तो उसका इन्होंने आज के दिन पेटेंट कराया था। पेटेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी ने कोई चीज बनाई, ठीक है, अब उसको रजिस्टर भी तो कराना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, ताकि और कोई ना बनवा ले उसको। समझ रहे हो आप? अगर मान लो मैंने कोई चीज बनाई, अब उसको सब बना पा रहे हैं, तो मेरा बनाने का क्या फायदा उसको? बस ये हो जाएगा कि पहली बार इन्होंने बनवाई थी। लेकिन जब मैं कोई चीज बनाता हूं तो नाम के साथ साथ बहुत सारी पैसे भी तो कमाने होते हैं। मैंने कोई चीज बनाई, कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसके बाद में उसको कंपनी बनाऊंगा अपनी पूरी, जैसे फेसबुक बनी है ना, तो फेसबुक जो है ऐसी फेसबुक नाम से कोई और बना दे और वो भी इससे पैसे कमाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। जैसे आईफोन है, एप्पल जो है आईफोन बनाता है, फोन बनाता है, तो एप्पल के जो आईफोन है और कोई कंपनी बनाने लगे फिर, हाँ, तो एप्पल को तो उससे नुकसान है ना। तो एप्पल को जो आईफोन वो बनाता है उसका पेटेंट कराना पड़ेगा, उसको अपने यहाँ पर रजिस्टर कराना पड़ेगा कि जी हम जो है ये फीचर के साथ आईफोन लेके आ रहे हैं, कोई और अगर ऐसा लाए तो उसका कैंसिल हो जाएगा। जिसका पेटेंट हो गया, वो जो है सबसे पहले उसने पेटेंट करा लिया, उसका वो आइटम हो गया। उसी तरह जो ये इलेक्ट्रिक बल्ब था, ये आपका बिजली से चलने वाला जो बल्ब था, इसका पेटेंट कराया था आज के दिन किसने? एल्वा एडिसन ने। ठीक है, तो जो एल्वा एडिसन है ना, इन्होंने खाली डिजाइन का पेटेंट कराया था, इन्होंने इस चीज का पेटेंट नहीं कराया था कि पहला इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो मैंने बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, पहला इलेक्ट्रिक बल्ब इन्होंने नहीं बनाया था। इस डिजाइन का हम आज यूज करते हैं, जिस डिजाइन का, उस डिजाइन का इन्होंने बनाया था। लेकिन इस इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे पहले भी बन चुके थे, इलेक्ट्रिक लैंप के नाम से उस टाइम पर इनको बोलते थे। इन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब बोल दिया था, उससे पहले उसको इलेक्ट्रिक लैंप के नाम से बोलते थे। तो उन बहुत सारे इलेक्ट्रिक लैंप के पहले से पेटेंट है, अलग अलग थोड़ा अलग करके। तो इन्होंने जो बनाया था, इसको पेटेंट इसलिए दिया गया, इसको इस चीज पे पेटेंट नहीं दिया गया कि इन्होंने पहला बल्ब बनाया था।
वैसे हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं, इन्होंने पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया था। इन्होंने पहला बल्ब नहीं बनाया था इलेक्ट्रिक, इन्होंने इस प्रकार का बल्ब बनाया था जैसा हम आज यूज करते हैं। पहला बल्ब पहले ही बन चुका था, इन्होंने जो है उस प्रकार का बनाया था जैसे हम यूज करते हैं। इसमें इन्होंने फिलामेंट का यूज किया था। फिलामेंट क्या होता है, देखिए जो बल्ब होता है वो कैसे जलता है, जैसे ये हमारा बल्ब है, ये यहाँ दिख रहा है आपको नीचे, एक मिनट रुक जाइए मैं देख लूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं। हाँ बहुत जगह है। देखिए हमारा जो बल्ब होता है ऐसा होता है ना, बल्ब ऐसा सा होता है ना हमारा बल्ब जो होता है। तो बल्ब में ये अंदर जो है ऐसे तार नहीं होता ऐसे यूं, जिसको हम देखते हैं कि फ्यूज तो नहीं उड़ गया, ऐसे करके जो तार होता है, ये जो तार अंदर होता है ना, इसको फिलामेंट कहते हैं। इसको फिलामेंट कहते हैं, यही जलता है। जब जब हमारा कहते हैं बल्ब फूक गया तो क्या होता है, ये फिलामेंट जो होता है टूट जाता है, इसको फिलामेंट कहते हैं। जो अंदर इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट, इसको फिलामेंट कहते हैं। तो जब ये टूट जाता है या खराब हो जाता है उस टाइम पे कहते हैं बल्ब जो फूक गया। जो जलता है ये यही तो जलता है, ये जो अंदर वाला ये जो है फिलामेंट, तो कहते हैं बल्ब खराब हो गया है, बल्ब फूक गया। उसको कब कहते हैं, जब ये फिलामेंट खराब हो जाता है। तो इन्होंने देखो डिजाइन एक तो ऐसा बनाया था, ट्रेन का बल्ब था। आपको भी गूगल पे डाल के देखिएगा, अल्वा एडिसन ने जो बल्ब बनाया था उसका डिजाइन कैसा है, तो आपको ऐसा सही डिजाइन मिलेगा। थोड़ा सा जो आज का बल्ब होता है उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि बहुत साल पहले बनाया था। 1880 में तो इन्होंने पेटेंट करवाया था, तो बनाया हो तो उससे पहले ही होगा। तो आप समझ रहे हो कि बहुत पुराना जो है। तो उस समय से आप सुने बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, बहुत सारे नए नए चीज आ गई है। क्योंकि जो इन्होंने पहली बार ये बनाया था ना फिलामेंट, ये इन्होंने कार्बन का बनाया था। कार्बन का इन्होंने फिलामेंट बनाया था सबसे पहली बार। लेकिन आजकल जो बल्ब के फिलामेंट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो वो आपके वैसे 100 वाट वाले बल्ब होते हैं, क्योंकि अब तो एलईडी बल्ब भी आ गए। एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो 100 वाट वाले बल्ब होते हैं उनका फिलामेंट किसका बनता है, वो एक आपका केमिकल होता है, किसका, आर्गन का। आर्गन का, और एक होता है कैडमियम का, सीडी, कैडमियम इसका सूत्र है, इसका फॉर्मूला है सीडी। तो इनका बनता है, क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत ज्यादा बिजली मतलब बहुत ज्यादा हीट होती है, ऊर्जा होती है, वो सह सकते हैं। लेकिन जो आपका कार्बन है वो नहीं सह सकता, क्योंकि जब जलेगा बल्ब तो ऊर्जा ही तो उसमें उत्पन्न होगी, गर्म होता चला जाएगा ना वो। जो ये फिलामेंट होगा जो जलता रहेगा लगातार 100 वाट का बल्ब, तो उससे गर्म होता चला जाएगा ना। तो ज्यादा गर्म होने पे कार्बन के साथ क्या परेशानी थी, ज्यादा गर्म होने पे टूट जाता था, तो बल्ब जो है जल्दी फूक जाते थे। लेकिन ये आर्गन का यूज कर लो उसमें, या फिर ये कैडमियम का यूज कर लो, तो उससे क्या है, ज्यादा दिन तक वो चल पाता है। वो ज्यादा जो बिजली है वो जो ज्यादा बिजली नहीं, सॉरी, जो ज्यादा हीट है, जो ज्यादा ऊर्जा है उसको सहन कर पाता है। तो आजकल तो इसका इस्तेमाल होता है। और बल्ब के डिजाइन में बहुत सारे बल्ब बदल गए हैं, एलईडी बल्ब आ गया है, बहुत सारे बल्ब आ गए। लेकिन जो पहला बल्ब था वो इन्होंने बनाया था, जिसमें इन्होंने कार्बन फिलामेंट का यूज किया था। तो ऐसा पहला बल्ब था उस टाइम का ये, ठीक है। इससे पहले जो लैंप बनती थी उसमें ऐसा नहीं था, उसमें और थोड़ा प्रोसीजर अलग हुआ करता था, इसमें थोड़ा प्रोसीजर अलग था, डिजाइन अलग था, इसलिए इसको पेटेंट दिया गया था। इस चीज का पेटेंट नहीं है एल्वा एडिसन के पास। इन्होंने पहला इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया है, इन्होंने पहला ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया जिसमें कार्बन फिलामेंट का यूज हुआ था। इस चीज का पैटर्न है इनके पास, इनके पास डिजाइन का पैटर्न है। लेकिन ये पैटर्न नहीं है कि जो बल्ब है वो मैंने बनाया तो मेरा ही हो गया, नहीं। उनके पास पैटर्न किस चीज का, उनके पास पेटेंट है। ये जो पहला जो इन्होंने बल्ब डिजाइन का पैटर्न है, डिजाइन बनाया थोड़ा सा अलग तरीके से, प्रोसेस इन्होंने फिलामेंट कार्बन का यूज करके। उन्होंने जो फिलामेंट यूज किया होगा इससे पहले जो लैंप में, इलेक्ट्रिक लैंप में होता है वो किसी और चीज का होता होगा, वो और ज्यादा कमजोर होता होगा। जैसे अभी तो अब तो इतने साल हो गए तो हमको पता है कार्बन कमजोर होता है, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। लेकिन उस टाइम पे कार्बन से पहले भी कुछ उन्होंने यूज किया होगा, क्योंकि जल तो उससे भी रहा होगा, लेकिन वो और ज्यादा कमजोर होगा, और ज्यादा ऊर्जा कम सहता होगा, और जल्दी खराब हो जाता होगा। तो जब इन्होंने कार्बन लगाया तो कार्बन जो है उससे ज्यादा ऊर्जा सहना लगा होगा, उससे ज्यादा समय तक चलता होगा। तो लोग जो उस टाइम पे लोगों ने उन्होंने सोचा कि ये ज्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब ये अच्छा हो गया। इनके पास इस चीज का पेटेंट था, इस चीज का पेटेंट था, ये जो इन्होंने बल्ब बनाया था, बल्ब के डिजाइन का और कार्बन फिलामेंट को यूज करने का इनके पास पेटेंट था उस समय पे। ओके, इनके पास इस चीज का पेटेंट था। और ये जो बल्ब था, ये जो है पहले जो आपकी इलेक्ट्रिक लैंप लोगों ने बना रखी थी जिनके पेटेंट हो रहे थे, इलेक्ट्रिक लैंप उससे ज्यादा सेफ था, क्योंकि ज्यादा समय तक चलता था, है ना। जो ये जो लैंप होती थी फूट जाती थी, तो लोगों के लगने का डर रहता था। ये इतनी आसानी से फूटता नहीं था, क्योंकि गर्मी जो है उसको सह लेता था, इस वजह से इतनी आसानी से फूटता नहीं था, खराब नहीं होता था जल्दी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आज की लास्ट न्यूज, 27 जनवरी 1967। 27 जनवरी 1967 को क्या हुआ, एक मिनट रुक जाइए, मेरा हाथ लग गया था तो यहाँ पे हल्का सा मिट गया था, लिख देता हूँ दोबारा से। 27 जनवरी 1967, 27 जनवरी 1967 को क्या हुआ, अपोलो 1 में हुई दुर्घटना में 3 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। तो ये जो अपोलो 1 है, अपोलो 1 जानते हैं, पूरा जो अपोलो प्रोग्राम है आप जानते हैं इसको, ये नासा के द्वारा बनाया हुआ प्रोग्राम है। नासा जानते हो क्या है,
नासा आपकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतरिक्षीय ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतरिक्ष का संगठन है, जो अंतरिक्ष के ऊपर काम करता है। कहां का? यूएसए का। आपका यूएसए मतलब आपका जो आपका अमेरिका है वहां। जैसे भारत में कौन सा है अंतरिक्ष वाला? तो अंतरिक्ष संगठन है जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया की कौन सी है? इंडिया की है आपकी इसरो। इंडिया की कौन सी है? इसरो, ISRO। इसरो नहीं सुना आपने? जो चंद्रयान 2 मिशन चला था, या इसके ऊपर एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी मंगलयान का, क्या मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है, पर उसमें मंगलयान के ऊपर बात हुई थी। मूवी का नाम मिशन मंगल था शायद। हाँ, मिशन मंगल था मूवी का नाम, मिशन मंगल। मंगल क्या है? मंगल आपका हमारा ग्रह है एक, जो पृथ्वी के बाद ग्रह आता है मंगल, उसको हिंदी में मंगल कहते हैं और इंग्लिश में उसको मार्स कहते हैं। तो मार्स के ऊपर मिशन था। ओके, तो उसको मंगलयान बोले, उस मिशन का नाम मंगलयान था। तो वो जो मंगलयान था वो किसने बनाया था? वो भी इसरो ने बनाया था। आपका चंद्रयान 2 जो बना था वो भी इसरो ने बनाया था। तो हमारे जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है? इसरो। उसी तरह जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यूएसए की है, मतलब अमेरिका की है आपकी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है आपका नासा। तो नासा के द्वारा बनाया गया ये अपोलो 1 जो है एक मिशन था। इसमें क्या था? जो अपोलो पूरा प्रोग्राम, अपोलो 1 नहीं, अपोलो पूरे प्रोग्राम की बात कर रहा हूं। अपोलो पूरे प्रोग्राम में क्या था? देखिए, आप लोग पढ़ते हैं होंगे, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि पहला इंसान कौन था जिसने चंद्रमा के ऊपर कदम रखा था? कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था ना पहला इंसान। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग था पहला आदमी जिसने चंद्रमा के ऊपर कदम रखा था। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया कैसे था वहां? किसी रॉकेट में गया हुआ। उस रॉकेट का नाम क्या था? उस रॉकेट का नाम था अपोलो 11। तो वो किसका हिस्सा था? वो अपोलो जो मिशन था, पूरा प्रोग्राम था, उसका हिस्सा था। वो अपोलो 11 था, मतलब 11वां अपोलो का वो था, वो जो मिशन उन्होंने किया था। और ये पहला है, ये पहला है। तो इसमें क्या हुआ था? तो जो मतलब 11वां था, तो 11वें वाले में पहला इंसान ने वहां जाके कदम रखा है। तो इससे मतलब इससे पहले जो किए होंगे वो सब फेल हुए होंगे, वरना तो अपोलो 1 में भी रख देता वहां जाके। फिर यही पढ़ते हैं तो अपोलो 1 में रखा है पहले, लेकिन अपोलो 1 फेल हो गया और जो सारे थे वो सब फेल हो गए जितने पहले थे। अपोलो 11 में जाकर उन्होंने पैर रखा वहां पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो इसका मतलब अपोलो 11 जो था वो सक्सेसफुल हुआ है, वो सफलता पूरा हुआ है। लेकिन ये सब जो पहले थे ये नहीं पूरे हुए। तो ये जो इसमें जो है, इसमें क्या बात हो रही है आज के दिन 27 जनवरी 1967 को, कि अपोलो 1 जो है मिशन जो था उसमें दुर्घटना हुई थी। क्या दुर्घटना हुई थी? ये जो अपोलो मिशन था ना, ये आपका अपोलो 1 जो मिशन था, ये आपका लॉन्च होना था। लॉन्च कब होना था इसको? ये होना था फरवरी में लॉन्च, 21 फरवरी 1967 को लॉन्च होना था। तो 21 फरवरी तो अभी बहुत दूर है, 21 फरवरी तो अभी आई नहीं है ना, अभी 21 फरवरी आएगी, है ना। तो अभी 1967 की भी 21 फरवरी नहीं आई, अभी तो जनवरी में चल रहे हैं 27 जनवरी। और ये यहीं पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई, और जो ये अंतरिक्ष यात्री थे इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मौत हो गई। तो इसका मतलब ये जो था ना, ये अपोलो 1, ये कभी लॉन्च ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि लॉन्च में जाने से पहले, काफी दिन पहले इसमें दुर्घटना हुई थी। क्या हुआ? ये लोग रिहर्सल कर रहे थे। रिहर्सल मतलब प्रैक्टिस करते हैं ना, अभ्यास जो करते हैं कोई भी चीज करने से पहले। तो इनको जाना कब था? इनको लॉन्च कब होना था? इनको अंतरिक्ष की तरफ जाना था 21 फरवरी 1967 को। ये जो है अभ्यास, उससे पहले अभ्यास कर रहे थे। तो कैसे कैसे होगा सब चीज में देखते हैं, अभ्यास करते हैं, जब तो सफलता होती है। हमको किसी भी चीज को पूरा करना है उसके लिए अभ्यास करते हैं। जैसे अब आप जो अभी हम मुझसे पढ़ रहे हो, ये भी तो आपका अभ्यास ही है। फिर आप अपने आप इसको रिवाइज करोगे, वो अभ्यास है। फिर जो मेन चीज, आप मेन जो ऑपरेशन, जो भी आपको ऑपरेशन मेन होगा जिसके लिए आप अभ्यास कर रहे हो, वो आपका एग्जाम में होगा। तो उसी तरह जो इनका मेन ऑपरेशन होना था वो होना था जी 21 फरवरी 1967 को, और अभ्यास जो है इनका चल रहा था। तो अभ्यास के दौरान जो ये अपोलो मिशन जो था, इसका जो रॉकेट था, इसमें आग लग गई थी। और उसमें आग लगने के दौरान ये जो इसमें 3 अंतरिक्ष में यात्री जाने वाले थे, 3 यात्री जो अंतरिक्ष में जाने वाले थे, इन दोनों की, तीनों उसी में बैठे हुए थे, उसमें आग लग गई। और आग लगने के बाद इनकी इसमें मृत्यु हो गई। ये जो तीनों थे, इसमें तीन जो है 3 एस्ट्रोनॉट्स को जाना था। एस्ट्रोनॉट मतलब जो आपके अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में आपको कहते हैं अंतरिक्ष यात्री, और इंग्लिश में एस्ट्रोनॉट। तो जो 3 एस्ट्रोनॉट इसमें जाने वाले थे, उन तीनों की मृत्यु हो गई थी रिहर्सल के दौरान ही। किस दिन? 27 जनवरी 1967 को। लॉन्च कब होना था? 21 फरवरी 1967 को लॉन्च होना था। ओके, तो इसका नाम क्या था? अपोलो 1। तो ये अपोलो उसमें आता था, पूरा अपोलो प्रोग्राम था। लेकिन इसका एक्चुअल नाम नहीं था। एक्चुअली अपोलो 1 जो है इसका एक्चुअल नाम नहीं था। अगर आपको पेपर में कोई पूछ ले इसका एक्चुअल नाम क्या था, तो इसका एक्चुअल नाम था आपका AS-204। क्या? AS-204, ये इसका पूरा नाम था, AS-204। ये मैं ब्रैकेट कर देता हूं तो कंफ्यूजन ना हो। AS-204 इसका एक्चुअल नाम था। लेकिन जो ये साइंटिस्ट थे ना, इन तीनों ने सजेस्ट किया था कि जो ये मिशन है अपोलो 1, इसका अपोलो 1 नाम क्यों रखा जाए? क्योंकि देखिए, अपोलो 1 से पहले भी इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे वो किए थे, मिशन करने की कोशिश की थी। अपोलो प्रोग्राम के अंदर ही अपोलो पूरा एक प्रोग्राम चला था, इसमें बहुत सारे मिशन हुए थे। 11 तो
वो है जिसमें इनको सफलता मिल गई थी। ये टोटल जो 11 है, 11 नहीं पूरे 17 है, तो 11वें तक इनको सफलता मिल गई थी। उससे पहले धीरे धीरे कुछ ना कुछ कर रहे थे, हर किसी मिशन में कुछ ना कुछ कामयाबी पा रहे थे। लेकिन ये जो अपोलो 1 है, इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे मिशन किए थे इसी के अंदर, अपोलो प्रोग्राम के अंदर ही, क्योंकि बहुत सारी चीजें जिनको डेवलप करनी थी, बहुत सारी चीजें डेवलप करने के लिए रॉकेट देखना है सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे ये अंतरिक्ष यात्री भेजने वाले थे, तो अंतरिक्ष यात्री भेजने से पहले इनको ये भी देखना होगा कि खाली जो जा रहा है, खाली हमारा रॉकेट है वो जा पा रहा है कि नहीं, कभी खाली तो जा नहीं पा रहा और हम अंतरिक्ष यात्री भेज दें और उनकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि इनका मोटिव क्या है कि कोई इंसान की डेथ ना हो, बाई चांस इसमें हो गई इंसान की डेथ, पर कोशिश तो यही होती है कि इंसान की डेथ ना हो, इंसान की मृत्यु ना हो। तो उससे पहले जो है खाली को टेस्ट किया जाता है कि इंसान जो मरे ना, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो पहले पता चल जाए खाली में। तो इन्होंने पहले खाली भेजा होगा, पहले पूरा बनाया होगा, फिर एक एक करके जो उपकरण होंगे उनकी जांच की होगी, सब कुछ चला होगा, तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस चला था। तो ये जो इसका नाम था ना, जो आपका ये अपोलो 1 था, इसका पहले नाम क्या था, AS204। और जो इसके 3 अंतरिक्ष यात्री हैं, इन्होंने फिर क्या बोला कि जो ये हमारा मिशन लॉन्च हो जाए ना, तो इसको जो अखबार में निकालोगे, अखबार में जो न्यूज निकालोगे, इसको किस नाम से निकालना, न्यूज़पेपर टर्म टू इसको अपोलो 1 बोलना। क्यों अपोलो 1? इसलिए क्योंकि ये पहला अपोलो का मिशन है। इससे पहले जो मिशन है वो तो पूरा बन के तैयार हो रहा है। अपोलो 1 पहला मिशन होने वाला था जिसमें अंतरिक्ष यात्री जाने वाले थे आपके वहां चंद्रमा पे, तो इसको अपोलो 1 बोलना। ये इन तीनों की डिमांड थी। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनको इनकी ऑनर के लिए, है ना, इनकी उसके लिए, क्योंकि लोग चाहते थे तो ये थोड़े वो हो, मतलब इनको सम्मान देने के लिए, सम्मान बोलेंगे यहाँ पे, इनको सम्मान देने के लिए इसका नाम अपोलो 1 कर दिया गया। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। एक बार आप बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो मैं आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो, इसमें से अगर कुछ भी समझ में आपके नहीं आया है, तो आप सीधा सीधा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको जो कल 28 जनवरी की जो वीडियो आएगी ना, उसमें आपको सारा कुछ समझा दूंगा। ठीक है, आप बिना किसी झिझक के पूछ सकते हैं, कोई भी परेशानी हो बिना किसी झिझक के पूछिए। मेरा काम बताने का, आपका पूछने का। क्योंकि अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपसे अभी पूछ लेता, भाई कोई परेशानी तो नहीं है किसी को, और आप मुझसे पूछ लेते, मैं आपको समझा देता अभी के अभी। लेकिन अभी जो है आप मेरे सामने बैठे नहीं हो। अगर लाइव भी वीडियो चल रही होती तो लाइव भी मैं आपको समझा देता बड़े आराम से, मतलब पूछ सकता था, आप कमेंट में मुझे बता सकते थे। लेकिन अभी क्या है, ना तो लाइव चल रही है, रिकॉर्ड करके हम डाल रहे हैं, नेट की थोड़ी परेशानी चल रही है। अभी अगले हफ्ते या मतलब अगले 1-2 हफ्ते में ना लाइव आने शुरू हो जाएंगे हम लोग, लाइव आने लगेगा। फिर लाइव रहेंगे तो सीधा इंटरेक्शन होगा हमारा आपके बीच में, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब तक लाइव नहीं आ रहे हैं, जब तक हमको ये कमेंट सेक्शन के थ्रू ही इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें समझ नहीं आया, कोई भी घटना, जैसे मैंने हिस्ट्री बताई है, सबकी पूरा एक्सप्लेन किया है, कुछ भी समझ नहीं आया, आप सीधे सीधे कमेंट करिए, मैं आपको समझा दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियोस है इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो हमारी वीडियोस है उनको लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से क्या होता है, लाइक करेंगे और हम शेयर करेंगे तो यूट्यूब को लगेगा हमारी वीडियो बहुत अच्छी है। जब भी लोग ज्यादा शेयर कर रहे हैं, जब भी ज्यादा लाइक कर रहे हैं, जब हमारी वीडियो अच्छी है, लेकिन हम तो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो आशा है आप लोग देख रहे हो तो आपको भी अच्छी लग रही होगी। तो जो अच्छी लग रही है तो और लोगों को भी इसे बताओ कि आप भी देखो, उनका भी थोड़ा फायदा हो, और वो लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, तो हमारा भी थोड़ा फायदा होगा। हम आपको फायदा दे रहे हैं, थोड़ा सा फायदा हमको भी मिल जाएगा इसी के थ्रू। हमारा चैनल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, चैनल बड़ा होगा तो और ज्यादा हम टीचर इसमें ला सकते हैं, और ज्यादा टीचर लाएंगे तो सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट होंगे, और ज्यादा सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे तो आप ही को फायदा होगा, सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी ज्यादा टीचर आ पाए, नए नए सब्जेक्ट शुरू हो पाए, तो इसके लिए हमारे जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा बड़े करवाने में हमारी मदद करिए, है ना। और इसी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए इसको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे 28 जनवरी की जो करंट अफेयर की, 28 जनवरी की जो आपकी आज के इतिहास की वीडियो होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।